नमस्कार दोस्तों, सुपर आईएएस की एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपके साथ 5 चैप्टर्स को कवर कर चुका हूं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है और अगर आप उनको कवर अप करना चाहते हैं तो साथियों, हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट को तैयार किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से पुराने जो 5 चैप्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। ये वाली प्लेलिस्ट और ये पूरी की पूरी सीरीज विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है जो कि अपनी तैयारी को बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी खत्म करने के बाद क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी सारी की सारी एनसीईआरटीज को खत्म करवाएंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और मेरे अन्य लेक्चर्स के पीडीएफ्स और मेरे जो अन्य लेक्चर्स के अपडेट्स हैं वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, उस केस में साथियों आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है समथिंग कॉल्ड सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी कोचिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ चुके हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको इनसे पढ़ने के लिए कोई भी बड़ी यहाँ पर भारी मोटी फीस नहीं देनी है। आपको यहाँ पर जो खर्चा आएगा दैट इज़ ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं A2 सर का। इफेक्टिव कॉस्ट जो आपको पड़ेगी दैट इज़ ओनली 24,000 रुपीज़ पर एनम। राइट, सो आज का जो विषय है वो है लैंडफॉर्म्स के ऊपर। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, हम किन लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये लेक्चर बेसिकली उस बारे में है। लैंडफॉर्म्स जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये धरती की सतह पे मिलने वाले फिजिकल फीचर्स हैं। आप लोग देखते हैं कि पहाड़ होते हैं, आप लोग देखते हैं कि प्लेन्स एरिया होते हैं। जैसे कि अगर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो ये सब प्लेन्स एरिया हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं, अगर हम उत्तराखंड की तरफ चले जाएं, सिक्किम की तरफ चले जाएं, अरुणाचल की तरफ चले जाएं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हमें पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, ये ऑब्वियसली दो अलग अलग फीचर्स हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पर बिकॉज ऑफ दोज फीचर्स अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट भी वेरी कर जाती है। लैंडफॉर्म्स जो है ना, वो हैं तो फिजिकल फीचर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और इसीलिए इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें प्रमुख रूप से देखने वाले आपको माउंटेन्स मिलते हैं, प्लाटूज मिलते हैं और साथ में दोस्तों प्लेन्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मेजर लैंडफॉर्म्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लैंडफॉर्म्स आखिरकार बनते कैसे हैं, इसके बारे में ब्रीफली हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। हिल्स भी एक तरीके से माउंटेन्स ही हैं जो कि आपको माउंटेन्स के ही अंदर देखने को मिलते हैं। और वैलीज, अगेन हिल्स के बीच में आपको वैलीज देखने को मिलती हैं। तो यह मान लीजिए ये 2 तरह की हिल्स हैं और बीच में आपको वैली देखने को मिलती है। उसके बाद डेजर्ट भी एक तरह का लैंडफॉर्म है जिसके बनने का तरीका अलग है। प्लेन भी एक तरीका का लैंडफॉर्म है जिसके बनने का तरीका अलग है। और उसके बाद प्लाटूस, जिसको कि पठार भी कहा जाता है, ये भी अलग तरीके से पैदा होते हैं। नाउ इस सभी के सभी जो लैंडफॉर्म्स हैं ये असल में पैदा कैसे होते हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस जो कि अर्थ के सरफेस को कॉन्स्टेंटली शेप कर रहे होते हैं। अगर हम इन नेचुरल प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें एक तो आता है वेदरिंग, उसके बाद आता है वाटर के एक्शन की वजह से एलिवेशन, सिंकिंग एंड इरोजन ऑफ द सॉइल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे काम करती हैं? ढेर सारे नेचुरल प्रोसेसेस के बीच में जब इंटरेक्शन होती है उसकी मदद से ये वाले आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पे पैदा होते हैं। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे सिंस ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रीफली आपको समझाएंगे कि किस तरीके से कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि लैंडफॉर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं और कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि लैंडफॉर्म्स की हाइट को कम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कुल मिला के 2 तरह के मेजर प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से यहाँ पे लैंडफॉर्म्स पैदा हो रहे हैं। बात करें इंटरनल प्रोसेसेस की तो दे अकर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस विच बेसिकली अकर आउटसाइड यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 2 तरह के आपकी प्रक्रिया है, एक आपकी इंटरनल है, आंतरिक है, और एक आपकी बाहरी यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं। अब इनके भी उदाहरण होते हैं। इंटरनल प्रोसेस में अगर आप देखेंगे सो फॉर एग्जांपल वॉल्केनो का इरप्शन हो गया,
जब दोस्तों ज्वालामुखी फटती है तो साथ में बहुत सारा सामान धरती के अंदर से बाहर निकल कर आता है। वो वाला सामान कहीं ना कहीं जो है धरती की हाइट को बढ़ा सकता है। एक और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके बारे में अगेन हम लोग डेप्थ में फिलहाल बात नहीं करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा क्लास 11th की एनसीईआरटी में। प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से, जो कि धरती के अंदर हो रहा है, जिसकी मदद से आपकी लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इन्हीं इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से अपलिफ्टमेंट भी हो सकती है और सिंकिंग भी हो सकती है धरती के सरफेस की एट सेवरल प्लेसेस। ध्यान रखिए, ये कहीं नहीं लिखा कि इंटरनल की वजह से केवल अपलिफ्टमेंट ही होती है। दोस्तों, इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से अपलिफ्टमेंट एवं सिंकिंग दोनों हो सकती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्योंकि ज्वालामुखी फट रही है तो इस तरीके से हमेशा जो है वो अपलिफ्टमेंट ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिंकिंग का भी प्रोसेस हो सकता है। ये एक्चुअली एक्सप्लेन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल बारिश आ गई, फॉर एग्जांपल आंधी आ गई, यानी कि पानी हुआ या फिर आपकी बहुत तेज़ आंधी हुई। ये चीज़ें क्या करती हैं? ये चीज़ें यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। तो मान लीजिए कोई आपका लैंडफॉर्म है, यहाँ पर इसका धीरे धीरे इरोजन होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ वाटर एंड विंड, और उसके बाद यहाँ पर जो सामान यहाँ पे उतर के ये आगे जाकर के कहीं डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो ये पहले तो इसका इरोजन हुआ, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके बाद दोस्तों इसका डिपोजिशन हुआ। ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये धरती के ऊपर हो रहे हैं, धरती के अंदर नहीं हो रहे। और इनको करने वाले कुछ एजेंट्स हैं जो कि इन प्रोसेसेस को करवा रहे हैं। इन प्रोसेसेस को हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेसेस बोलते हैं ये भी नेचुरल, लेकिन ये धरती के बाहर हो रहे हैं, विच चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगेन, हमने ये नहीं कहा कि ये यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर तरीके से ही चेंज करेंगे, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ में कुछ मेजर बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल जो लैंड है ये बिल्टअप कैसे होती है? वॉल्केनिज्म तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से लैंड बिल्टअप हो सकती है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग को अभी उतना ज़्यादा जो है इतना ना सोचिए, बिकॉज इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे जाकर के क्लास 11th की एनसीईआरटी में करेंगे। लेकिन ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये असल में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से ही एक्सप्लेन होते हैं कि कुल मिला के लैंड जो है वो इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पे बिल्टअप हो जाती है। ठीक है, और लैंड की इरोजन कैसे होती है? वेव्स के थ्रू होती है, रिवर्स यानी कि पानी के थ्रू होती है, ग्लेशियर्स के थ्रू होती है, विंड के थ्रू होती है, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों के थ्रू लैंड की इरोजन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें आगे जाकर के डिपोजिशन देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से हमें अगेन कुछ और लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, ये वाला प्रोसेस भी अपने आप में कुछ लैंडफॉर्म्स को क्रिएट कर रहा है, और दोस्तों ये वाला प्रोसेस भी अपने आप में कुछ लैंडफॉर्म्स को क्रिएट कर रहा है। ये वाला प्रोसेस भी अपने आप में कुछ लैंडफॉर्म्स को ऑल्टर कर रहा है, और ये वाला प्रोसेसेस भी कुछ लैंडफॉर्म्स को ऑल्टर कर रहा है। यानी कि नेचर ऑफ द अर्थ को, सरफेस ऑफ द अर्थ को बदलने का काम भी ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स की, तो देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम लोग जिनके ऊपर फोकस करने वाले हैं फिलहाल, दैट इज माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, ice and wind. Broadly, we can group different landforms developing on elevation, depending on elevation and slope, as mountains, plateaus and plains. आपके सामने है ये वाली फोटो, एनसीईआरटी की ही फोटो है, आपने देखी होगी इस फोटो को, नहीं देखी है तो किताब खोल के देख लीजिए। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कैन यू सी, दिस इज अ माउंटेन रेंज, ये माउंटेन है, यहाँ पर ये हिल्स हैं, थोड़ी छोटी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लाटूज देखने को मिल रहे हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेन्स, और ये आपको ट्रिब्यूटरीज, नदियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये प्लेन्स के साइड में आपको नदियाँ देखने को मिलती हैं इस तरीके से। ये आपका कोस्ट है, ये आपका इस्थमस है, हमने पिछली क्लास में इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में बात करी थी। देखिए लैंडफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग प्रमुख तौर पे केवल और केवल फिलहाल माउंटेन्स, प्लाटूज एवं प्लेन्स की बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। अक्सर आप लोग ये सोचते हैं कि दुनिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ऊंचा माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। आपको दोस्तों बता दूं, एक बार ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो वहाँ पर जो सवाल था थोड़ा ट्रिकी था। एक्चुअली ये सवाल कैसे बनता है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ कौन सा है, तो जवाब अलग है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है हाईएस्ट माउंटेन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ कौन सा है,
तो जवाब अलग है। अगर तो आपसे ये पूछा जाता है कि धरती के सरफेस के ऊपर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, तो साथियों बिल्कुल आपकी नॉलेज सही है, वो माउंट एवरेस्ट है। लगभग 8000 जो मीटर की उसकी हाइट है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि धरती के ऊपर मिलने वाला सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है दोस्तों, उसका आंसर यहाँ पर आपको इस ब्लू बॉक्स में देखने को मिलता है। मौना किया in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest being 10,205 meters high. आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मौना किया है, ठीक है, बहुत प्रिसाइज होने की आवश्यकता नहीं, हाँ 10,203, 205 यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगभग 8.8 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये वाली जो हाइट है दोस्तों ये लगभग 10.2 किलोमीटर के आसपास है। इंटरेस्टिंगली ये वाला जो आपका माउंटेन है ये सी यानी कि समुद्र के नीचे है, तो समुद्र की सतह से शुरू होता है, समुद्र का जो बेड है, सी बेड है, वहां से खड़ा होता है और ऊपर तक आता है। लेकिन जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये आपका डायरेक्टली सरफेस से खड़ा होता है और ऊपर तक जाता है। इफेक्टिवली अगर हम हाइट की बात करें तो मौना किया की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, देन द आंसर इज मौना किया, और अगर आपसे पूछता है टॉलेस्ट माउंटेन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द आंसर चेंजेस, देन इट बिकम्स माउंट एवरेस्ट। खैर, सो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब माउंटेन्स की बाकी जानकारी ले लेते हैं। माउंटेन कोई भी नेचुरल एलिवेशन है ऑफ द अर्थ सरफेस की, मतलब ये मान लीजिए आपकी धरती का सरफेस है, ठीक है, इसको हमने सरफेस को इस तरीके से डिपिक्ट कर दिया, तो दोस्तों ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, जो भी मतलब एक एलिवेशन आपको देखने को मिलती है एक अर्थ सरफेस की, इसको हम माउंटेन बोल देते हैं। इनकी स्मॉल समिट होती है, ब्रॉड बेस होता है, यानी कि इनकी चोटी जो है ये स्मॉल होती है, लेकिन इनका जो बेस है ये काफ़ी बड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ऑब्वियसली ये वाला आपका सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, इससे 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 इन सभी चीज़ों से, इन सभी सराउंडिंग एरिया से माउंटेन्स काफ़ी ऊंचे हैं। एज यू आर गोइंग हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने डिस्कशन पहले ही कर ली थी, कि पिछली क्लास में ही कर ली थी जब हमने डोमेन्स ऑफ द अर्थ को पढ़ा था, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका जो ऊंचाई के साथ साथ जो है टेम्परेचर कम होता जाता है। और आपने आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, गर्मी की छुट्टियां मनाने लोग अक्सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, बिकॉज इन इलाकों में आपको सर्दी देखने को मिलती है, तो गर्मी से आपको थोड़ी रिस्पाइट देखने को मिलती है। इसीलिए लोग गर्मियों की छुट्टियों में इन पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ा बेटर होता है। इन्हीं माउंटेन्स के बीच में कभी कभार कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो कि जम चुकी होती हैं, इन्हीं नदियों को हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। सो फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस दे आर कॉल्ड एज ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि माउंटेन्स जो हैं मोस्टली वैसे तो सरफेस के ऊपर हैं, लेकिन कुछ कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंप्लीटली समुद्र के नीचे हैं। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो कि समुद्र से खड़े होते हैं लेकिन समुद्र के बाहर भी आ जाते हैं। तो आपको अलग अलग तरह के माउंटेन्स दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वोल्केनिक माउंटेन्स। अब ये तीनों के तीनों जो माउंटेन्स हैं जो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये असल में इनका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये वर्गीकरण करते हैं। दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड द एजेस ऑफ दीज प्लेट्स फोल्ड बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस प्रेशर बिटवीन देम। आपको क्या करना है, एक कागज का पन्ना लेना है, उसको अपनी किताब में से फाड़ लीजिए, एक नॉर्मल साइज का शीट लीजिए, उसको इस तरीके से दोनों साइड से दबाइए, मतलब उसको इस तरीके से दोनों साइड से प्रेस कीजिए, अपने डेस्क पे रख लीजिए और उसको इस तरीके से प्रेस कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो पहले तो कागज का टुकड़ा बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन जब आप उसको प्रेस करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, तो बीच में से वो कागज का टुकड़ा इस तरीके से उठ जाएगा। अब ये इधर से और इधर से फोर्स लग कैसे रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, धरती के नीचे ये सब कहानी हो रही है, लेकिन हाँ आउटकम इसका समझना काफी आसान है कि जब ये फोर्सेस इस तरीके से लगते हैं तो आपका एक बीच में एलिवेशन आता है। इस पर्टिकुलर तरीके से आने वाली एलिवेशन को हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। द हिमालयन एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रगड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। ये कुछ उदाहरण है जो कि इस तरीके से बने हुए माउंटेन्स हैं। हमारे जो हिमालय जो कि आपको भारत में देखने को मिलते हैं, चाइना में देखने को मिलते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दोस्तों ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और जो एल्प्स, आपने नाम सुना होगा
स्विट्ज़रलैंड का। कई सारे लोग स्विट्ज़रलैंड में अपना हनीमून मनाने जाते हैं, वेकेशन करने जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं, जो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उनका नाम है एल्प्स, और वो भी इसी तरीके से बने हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। मैंने यंग क्यों लगाया? बिकॉज इनकी जो एज है वो काफ़ी कम है। वहीं अगर आप देखेंगे अरावली रेंज, ये आपको भारत में, राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिलती है। ये भी एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसी कैटेगरी के दोस्तों कुछ और उदाहरण भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहां पर माउंटेन्स आते हैं जिनका नाम है अपलेशियंस, और साथ में रशिया में भी माउंटेन्स आते हैं जिनका नाम है यूराल माउंटेन्स। ये भी बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं। ये भी फोल्ड माउंटेन्स, बनने का तरीका सेम है, लेकिन क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा है इसीलिए इनको वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। आपको बता दूं, अपलेशियंस को लेके यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, यूराल माउंटेन्स को लेके यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। तो ये सब चीज़ें हमें यूपीएससी के पेपर में देखने को मिलती रहती हैं। यहाँ पर आपके सामने है, ये है फोल्ड माउंटेन। किस तरीके से, ये भी एक तरीके का फोल्ड माउंटेन दिखाया गया है, किस तरीके से बना है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन में आपको विशेष रूप से पीक्स जो हैं, जो इनकी चोटियां होती हैं, ये कोनिकल देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी हमेशा। फोल्ड माउंटेन्स की यही खासियत है। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे है। तो ये जो पीक्स होती है ना इसकी, ये हमेशा ही आपको बहुत ही ज़्यादा तीखी देखने को मिलेंगी अगर ये यंग होंगे। अगर ये ओल्ड हो चुके होंगे, जैसे हम अरावली की बात करते हैं, यूराल की बात करते हैं दोस्तों, इनकी इरोजन होना शुरू हो जाती है, तो इनकी जो पीक्स हैं ये थोड़ी सी फ्लैटन होना शुरू हो जाती हैं। बट अगेन लेट अस नॉट गो टू मच इनटू डेप्थ ओवर हियर, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे जाकर के इन चीज़ों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि हाँ, फोल्ड माउंटेन्स जो हैं ये कैसे बनते हैं। जब दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके कोलाइड करती हैं, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जब दो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके कोलाइड करती हैं इस तरीके से, तो उस केस में यहाँ पर हमें इस तरीके से बीच में माउंटेन देखने को मिलता है, उसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ये वाला मैप काफ़ी अच्छा है, हालांकि अगेन इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि ये रॉकीज जाने माने माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंडीज, पिछली क्लास में हमने बात करी थी, दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। अपलाशियन आप देखिए नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। एल्प्स आप देखिए, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में आपको एल्प्स देखने को मिलते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये देखिए यूराल माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स है, ये देखिए हिमालयास भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, काराकोरम भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे एटलस माउंटेन्स, यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। ड्रेकन्सबर्ग, इसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, फोल्ड माउंटेन्स है दोस्तों। कॉकसस माउंटेन्स दिखने वाले आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं टर्की के पास में, तो ये भी आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद इधर भी आप देखिए, ये वाले आपको घाट्स देखने को मिलते हैं भारत में, यहाँ पर भी आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं ये फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। सभी अभी याद करने की आवश्यकता नहीं, जो मैंने कुछ कुछ बात को नाम यहाँ पे मार्क किए हैं उनका ध्यान रखिए, बिकॉज ये थोड़े फेमस नेम्स हैं। अगर हमने अगले माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। फोल्ड माउंटेन्स में क्या हो रहा था, उसमें आपका इस तरीके से दोनों साइड से फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से बीच में आपको एलिवेशन देखने को मिल रही थी। साथियों, अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें, दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए धरती का ये सरफेस है, ड्यू टू सम रीजन, किसी भी तरह के फोर्सेस लगने की वजह से, मान लीजिए ये वाला चीज ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, या फिर अकेला ये ऊपर चला गया, या फिर अकेला ये नीचे चला गया, तो उस केस में आपका जो लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे लीजिए, मान लीजिए ये दो सरफेसेस हैं, मान लीजिए ये नीचे चला गया, तो ये ऑटोमेटिकली, ये अगर यहाँ पे आ गया है तो उसके संदर्भ में ये इस तरीके से बन गया। या फिर मान लीजिए कि ये नीचे नहीं गया, मान लीजिए कि ये नीचे नहीं गया, मान लीजिए क्या हुआ है कि ये ऊपर चला गया। अगर दोस्तों ये ऊपर चला गया तो इस तरीके से आपका ये बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके संदर्भ में ये ऊपर चला गया। या फिर मान लीजिए कि दोनों प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं, कि ये नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। ड्यू टू दिस भी आपका जो लेवल ऑफ डिफरेंस है, आपको ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, इस तरीके से हमें लेवल ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेसेस से बनने वाले जो माउंटेन्स हैं, इनको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज ग्रैबन। दोस्तों, जो यहाँ पे अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं इनको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं,
और जो यहाँ पे डाउन लिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी डाउन लिफ्टेड वर्ड गलत होगा, जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं इनको ग्रैबन कहा जाता है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं कि जो यहाँ पर ऊपर को निकल कर आया वो हॉस्ट है, जो नीचे जाएगा उसको यहाँ पे ग्रैबन कहा जाता है। इस तरह से बनने वाले माउंटेन्स कौन से हैं दोस्तों? राइन वैली जो कि आपको देखने को मिलता है, और वॉस्जिस माउंटेन्स, ये दोनों ही आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं। दे आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। इंडिया में भी इस तरह के माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। आपने शायद नाम सुना हो, शायद ना सुना हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द सतपुरा रेंजेस। दोस्तों जो सतपुरा रेंजेस हैं, जो कि आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ये वाले सतपुरा रेंजेस असल में इंडिया में पाए जाने वाले फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा टाइप का माउंटेन। तीसरे टाइप के माउंटेन्स और आखिरी टाइप के माउंटेन्स, दैट इज दी वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये सबसे आसान है। अब देखिए, ये देखिए धरती का सरफेस है दोस्तों, यहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे वॉल्केनो फटा, वॉल्केनो के फटने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से जब वॉल्केनो फटेगा तो बीच में ये एरिया होगा जहाँ से वॉल्केनो का लावा बाहर आएगा। दोस्तों जब ये लावा बाहर आएगा तो इस केस में, जब ये लावा बाहर आएगा तो इस केस में बेसिकली ये लावा धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए लावा डिपॉजिट होने के बाद जम गया तो ये आपका बन जाता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो इस तरीके से अगर ये लावा इसी तरीके से जम गया, यहाँ पर ऐसे ही जम गया, तो ये आपका बन गया ना माउंटेन। डू यू सी, ये एक माउंटेन बन गया। इस तरह के माउंटेन्स आपको इंडोनेशिया में बहुत देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह के माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करने भी जाते हैं और ये अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट भी बना हुआ है। सो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये सरकारें देख लेती हैं कि क्या वो वाला जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है नहीं है। पता लगे वॉल्केनो एक्टिव हो और वहाँ पर टूरिस्ट गए हों तो उस केस में काफ़ी नुकसान हो सकता है। खैर, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। ये बेसिकली वॉल्केनो की फटने की वजह से, ज्वालामुखी के फटने की वजह से इस तरह के माउंटेन्स यहाँ पर पैदा हुए हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, माउंट किलिमंजारो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, माउंट फुजियामा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगेन ये भी आपको दुनिया में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन केवल फिलहाल आप एक बार इसके प्रोसेस को समझिए। इसके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे जाकर के हम लोग और भी कवर करेंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, सब्सिक्वेंट क्लासेस में इनको और अच्छे से कवर करवाया जाएगा। सो तीनों के तीनों माउंटेन्स के बनने का प्रोसेस अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि वॉल्केनिक हो, ब्लॉक हो और या फिर आपका जो है फोल्ड माउंटेन हो, तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से बनते हैं और तीनों के उदाहरण भी स्वाभाविक है कि अलग अलग ही होने वाले हैं। ये था हमारा पहला लैंडफॉर्म। दूसरे लैंडफॉर्म की बात करें, प्लाटू। तो प्लाटू जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। सो फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इस तरीके से एक माउंटेन बना हुआ है। अभी हमने माउंटेन देखा, मान लीजिए आपका एक माउंटेन बना हुआ है, इस तरीके से है। इधर भी मान लीजिए एक माउंटेन बना हुआ है, इस तरीके से है। मान लीजिए इन दोनों माउंटेन्स के बीच में ना इस तरीके से आपको फ्लैट लैंड देखने को मिलती है। धरती का सरफेस यहाँ पर था, उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं। ये दोस्तों धरती का सरफेस था, यहां पर आपका माउंटेन था, इसकी चोटी ये रही, यहां पर आपका माउंटेन था। बीच में दोनों माउंटेन्स के बीच में ना हमें यहां पर फ्लैट लैंड देखने को मिल रही है। एंड अ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। अब ये देखिए, है ये फ्लैट लैंड लेकिन एलिवेटेड है। धरती के सरफेस से कितना ऊंचा है? काफी ऊंचा है, राइट। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया ये रहा, सराउंडिंग एरिया से ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। और टेबल लैंड की तरह लगती है, बिल्कुल सही बात है। द डेक्कन प्लाटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लाटूज। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि भारत में भी हमें इस तरह के बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे फेमस है डेक्कन प्लाटू। उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू जो कि केन्या, तंजानिया, युगांडा में है। वेस्ट प्लाटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बतियन प्लाटू जो कि हमें जस्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है। दिस इज द हाईएस्ट प्लाटू इन द वर्ल्ड। अगर हम हाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊंचा जो प्लाटू है वो आपको तिब्बतन प्लाटू देखने को मिल जाता है। ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं और इनका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं, बिकॉज हम लोग केवल क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। आगे जाकर के चर्चा करेंगे। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, प्लाटूज की महत्वता बहुत है। क्यों? क्योंकि प्लाटूज में ये पाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे हमें मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लाटू एरियाज। अफ्रीकन प्लाटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लाटू। तो आपने
कहीं और का शायद प्लाटू ना सुना हो, लेकिन छोटा नागपुर प्लाटू के बारे में डेफिनेटली सुना होगा दोस्तों। ये हमें ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये वाले इलाकों में ये फैला हुआ है, झारखंड के इलाकों में फैला हुआ है। और इस इलाके में हमें ढेर सारे ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो प्लाटूज हैं, फिर भले दुनिया में कोई भी प्लाटू क्यों ना हो, आपको वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे आपके सामने उदाहरण बना हुआ है, ये देखिए डेक्कन प्लाटू किस तरीके से है, ये देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लाटू किस तरीके से है, और यहाँ पर देखिए तिब्बतन प्लाटू दुनिया का सबसे बड़ा प्लाटू है और सबसे हाईएस्ट प्लाटू भी है। बहुत ही बड़ा प्लाटू है, बहुत ही ऊंचा प्लाटू है, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या है, इधर भी पहाड़ है दोस्तों, और इधर तो आपको मालूम ही है कि इधर तो आपको हिमालयास देखने को मिलता है। तो दोनों पहाड़ों के बीच में आपको देखने को मिलता है ये वाला तिब्बतन प्लाटू, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लाटूज इन द वर्ल्ड, और ये मिनरल वाइज बहुत ही ज़्यादा रिच माना जाता है। सो ये है प्लाटूज की कुछ प्रमुख बातें जो कि आपको जाननी थी। इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अभी मत उसमें जाइए। इनफैक्ट प्लाटूज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिकॉज क्लास 6 एनसीईआरटी में उतनी ज़्यादा रेलिवेंट हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। आगे जा करके जब टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज प्लेन्स। अब देखिए हमने माउंटेन्स देखे, हमने प्लाटूज देखे, बच गए हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या चीज़ है? प्लेन्स बड़ा सिंपल है, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। तो भाई अब क्या था, देखिए सबसे पहले हमने देखा ये आपका सरफेस है। माउंटेन कैसे था? इस तरीके से माउंटेन था, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ गए तो ये दोस्तों प्लाटू था यहाँ पर। अब इसके नीचे आ गए तो ये आपका जो ये वाला एरिया है, ये पूरा प्लेन्स एरिया है। ये माउंटेन है, ये प्लाटू है, और ये दोस्तों प्लेन्स का एरिया है। ये देखिए इस तरीके से प्लेन्स के एरिया में लोग खेतीबाड़ी करते हैं, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, अधिकतर मात्रा में लोग यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज क्यों? यहाँ पर आपको मिट्टी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको पानी देखने को मिल जाता है। इन दो कारणों की वजह से, बिकॉज प्लेन्स एरिया में लैंड अक्सर फर्टाइल होती है, इसीलिए यहाँ पर जो लोगों की आबादी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो ज्योग्राफी हमें फिजिकल फीचर्स देती है या समझाती है, वो किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सो दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो जनरली जो भी आपके प्लेन्स होते हैं ना, उनकी हाइट बहुत कम होती है। कभी आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ पे साइड में लिखा होता है कि ये मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। अगर आपको दिख रहा है कि वो 200 मीटर से कम पे, अधिकतर इंडिया में और अधिकतर पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जो रेलवे स्टेशन हैं वो आपको प्लेन्स एरिया में ही देखने को मिलेंगे। बिकॉज अगर आप पहाड़ी इलाकों में या प्लाटू इलाके में यहाँ पर जाकर के रेलवेज़ को बनाना चाहेंगे तो वो काफ़ी कठिन टास्क हो जाता है। बट हाँ, आप अंदाज़ा वहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर उसकी हाइट जो है वो 200 मीटर से कम है तो मोटा मोटा जो है वो आपका प्लेन एरिया है। प्लेन्स एरिया की सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पर आपको नदियाँ देखने को मिलती हैं, और उनकी सहायक नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल एंड डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स द प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए इसमें होता क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक तरीके से पहाड़ है दोस्तों। ये पहाड़ के बीच में कोई नदी निकल रही होगी, ये नदी निकलेगी, यहाँ पर जाकर के नदी आगे जाकर के फ्लैट एरिया में चली जाएगी। जब ये नदी फ्लैट एरिया में जाएगी तो पहाड़ के ऊपर से सैंड, स्टोन, सिल्ट, इन सब चीज़ों को लेकर जाएगी, नहीं जाएगी? बिल्कुल लेकर जाएगी। और इन चीज़ों को यहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं रुकेंगी बिकॉज ऑफ द स्लोप, तो ये चीज़ें बहती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आकर के यही चीज़ें जो है वो आगे जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर, क्योंकि अब आगे स्लोप नहीं है, तो ये चीज़ें जहाँ पर जाके डिपॉजिट हो रही हैं इनको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। और यही वाला जो सैंड है, सिल्ट है, वगैरह वगैरह स्टोन्स हैं, इन्हीं से आपकी मिट्टी बनती है जो कि आगे फर्टाइल होती है, जिसके ऊपर आगे जाकर के लोग एग्रीकल्चर या कृषि प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरली प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ दी वर्ल्ड। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है हमें? उत्तर प्रदेश में। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भी उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत ज़्यादा आगे हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको प्लेन्स एरिया देखने को मिलता है। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर आपको मिट्टी अच्छी देखने को मिलती है, तो आपको भारी मात्रा में लोग देखने को मिल जाते हैं। और ये कहानी केवल भारत की नहीं है, दुनिया भर में आप किसी भी प्लेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एज कम्पेयर टू माउंटेनियस एंड प्लाटू एरियाज जो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा ही देखने को मिलने वाली है। एशिया में आप देखिए आपके सामने है, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अगेन ये जो प्लेन्स बनते नदियों की वजह से ही है। अगर नदियाँ नहीं होंगी तो प्लेन्स नहीं बनेंगे, बिकॉज अगर नदियाँ नहीं होंगी तो वो ऊपर से नीचे सामान कौन लेकर आएगा? जो सैंड, स्टोन, सिल्ट लेकर आना है वो कौन लेकर आएगा? नदियाँ
ही अपने फ्लो की वजह से लेकर आती हैं। एशिया में ये वाले प्लेन्स फॉर्म होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा भारत में बनाती है और यांगसी नाम से नदी है जो कि चाइना में इन प्लेन्स को बनाती है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे यही वाले जो इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हाईली पॉपुलेटेड देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक आप इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट हम देखते हैं कि इन इलाकों में आपको जो जनसंख्या की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। द इंडो गंजेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? ऑल राइट, सो ये थी हमारी तीनों की तीनों टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो कि हमने डिस्कस करने थे आपके साथ। आई होप कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम इन्हीं लैंडफॉर्म्स के बहुत डेप्थ में जाएंगे जब हम लोग आगे वाली क्लासेस को कवर करेंगे। आज की क्लास के आधार पर अगर आप MCQs को प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, इसकी MCQs की जो क्लास है वो होने वाली है टेक्स्ट बुक ऐप पे दोपहर 1 बजे। उसमें आकर के अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक के आगे लिखा होगा मास्टर क्लास, उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड and stay safe.